नमस्कार बच्चों। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 19वां है ये। सब मैं क्रम से बता रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्रांतिकारी का आंदोलन का जो पहला चरण है ना, वो आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपने देखा महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी वो आपने पढ़ लिया। और अब हम शुरू करेंगे बंगाल वाले इलाके में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिए, दो नाम अपने दिमाग में रखिएगा। एक बारिंद्र कुमार घोष, एक भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जो थे ना, इन्हीं के ये भाई थे। और बारिंद्र कुमार घोष की बात करें, अरविंद कुमार घोष के ये भाई थे। अरविंद घोष को तो आप जानते ही हैं, बहुत महान उग्रवादी नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए जो गरम दल के नेता इनके भाई थे। बारिंद्र कुमार घोष ये क्रांतिकारी थे, जबकि इनके भाई अरविंद घोष वो उग्रवादी नेता थे, गरमपंथी के नेता थे। तो बंगाल के क्रांतिकारी में इन दो लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया है, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, इनके नाम अभी आएंगे। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ाने से पहले ये दो नाम मैं आपको दिमाग में रखने के लिए कह रहा हूँ। अब शुरू करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है भैया एक संगठन से, अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति एक गुप्त संगठन था, 1902 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। जानते हैं इसके संस्थापक कौन थे? पी मित्रा साहब। ठीक है, परमाथ नाथ मित्रा, पी मित्रा इनको शॉर्ट में बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। शुरुआत में 1902 में जब इनके द्वारा गठन किया था, ये एक व्यायामशाला थी। मतलब ये एक व्यायामशाला थी, यहाँ पर लोगों को जो यूथ था, यंग जनरेशन थी, उनको बुलाकर जो है कुश्ती, कसरत ये सब करवाए जाते थे। और यही चुपके से गुप्त समिति चलाई जाती थी जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अब पहली बात ये हो गई कि अनुशीलन समिति नाम क्यों रखा गया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि अनुशीलन समिति नाम रखना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है अनुशीलन तत्व, इसी पुस्तक से प्रेरणा मिली अनुशीलन नाम रखने की। यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ, सबको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, जल्दी बताइएगा। राष्ट्रगीत लिखा है हमारा या राष्ट्रगान लिखा है? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और धीरे धीरे इस ग्रुप अनुशीलन समिति के साथ जुड़ गए बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त। ये सभी मुख्य सदस्य थे इस समिति के। बारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ये सब इस समिति के साथ जुड़ गए। अब आपको पता ही है ये बंगाल में समिति बनी हुई है। बंगाल में 1905 में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चलाया जा रहा था। और अनुशीलन समिति के कई सदस्य चाहते थे कि भैया हमको कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां करनी पड़ेंगी। वो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से खुश नहीं थे, लेकिन पी मित्रा कह रहे थे अभी इसका समय नहीं हुआ है। तो कई लोग बारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे थे और उन्होंने बना लिया। एक नया ग्रुप बन गया किसके संगठन में? बारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में, क्योंकि बारिंद्र कुमार घोष भी तो अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे। क्योंकि जो संस्थापक थे पी मित्रा साहब, वो तैयार नहीं थे कोई क्रांतिकारी घटना करने के लिए, कोई जो है ऐसा काम करने के लिए जो कई लोग तैयार थे उसको करने के लिए, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां करने के लिए।
और पी मित्रा साहब कह रहे थे कि नहीं, स्वदेशी जो आंदोलन चल रहे हैं, बहिष्कार आंदोलन चल रहे हैं, ऐसे ही इनके साथ हमको चलना चाहिए। लेकिन कई लोग क्रांतिकारी घटना करना चाह रहे थे, तो बारिंद्र कुमार घोष का साथ मिल गया उन लोगों को, तो एक ग्रुप तैयार हो गया, अंदर ही अंदर एक ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप ने क्या किया, 1905 में भवानी मंदिर नाम से ये पैम्पलेट बांटे। ये भवानी मंदिर क्या था, ये भवानी मंदिर जो लिखा गया था ना, अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। ये जो बारिंद्र कुमार घोष साहब है ना, इन्हीं के भाई हैं अरविंद घोष, इनके द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या लिखा था, इसमें क्रांति करने की पूरी डिटेल प्लानिंग लिखी गई थी, किस तरीके से क्रांतिकारी घटना को अंजाम देना है, ये पूरा प्लानिंग इसमें लिखा हुआ था। ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष को स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त का भी साथ मिल गया। इन दोनों ने मिलकर एक पत्रिका चलाई। इस पत्रिका का नाम था जुगांतर पत्रिका। जुगांतर पत्रिका। तो जो एक नया ग्रुप बना था ना अरविंद कुमार घोष के नेतृत्व में, तो इस जुगांतर पत्रिका के कारण उस ग्रुप को कहा जाने लग गया जुगांतर ग्रुप। तो जुगांतर ग्रुप कुछ नहीं है भैया, ये एक पूरा अनुशीलन समिति है, तो जुगांतर ग्रुप इसी का पार्ट था। ये पूरा अनुशीलन समिति है, तो जुगांतर ग्रुप ना इसी के अंदर एक ग्रुप था। ठीक है। तो जुगांतर ग्रुप के जो सदस्य थे वो अनुशीलन समिति से ऑटोमेटिक ही जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि टूटकर अनुशीलन समिति अलग हो गया और जुगांतर ग्रुप अलग हो गया, नहीं। ये कांग्रेस का गरम दल नरम दल नहीं है कि विचारधारा मतभेद हुआ तो टूट गया, नहीं। ये अनुशीलन समिति थी और इसी के अंदर एक ग्रुप बारिंद्र कुमार घोष के नेतृत्व में बना, जो आगे चलकर जुगांतर ग्रुप कहलाया, लेकिन वो पार्ट था अनुशीलन समिति का ही, याद रखेंगे। इसी जुगांतर पत्रिका में बहुत महान महान बातें, बहुत मोटिवेटेड बातें छापी जाती थी। इसमें एक बार लिखा हुआ था कि हम 30 करोड़ भारतीय हैं। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी। अगर हम अपने दोनों हाथ ऊपर करें तो वो 60 करोड़ हाथ हो जाते हैं, और इन 60 करोड़ हाथों के द्वारा हम अन्याय को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक। तो पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति स्थापित हुई थी। अब आगे चलकर पी मित्रा साहब की सितंबर 1906 में मुलाकात होती है, किसे, पुलीन बिहारी दास से। ये पुलीन बिहारी दास से इनसे मुलाकात होती है। इनको बोलते हैं कि भैया आप जो ढाका है ना, वहाँ पर अनुशीलन समिति की एक ब्रांच खोल दीजिए। तो ये पुलीन बिहारी दास के द्वारा ढाका अनुशीलन समिति की शुरुआत की जाती है। ये अनुशीलन समिति की ही एक ब्रांच थी, ढाका अनुशीलन समिति। लेकिन आगे चलकर इसका मतभेद हो गया, जो मेन ब्रांच थी ना अनुशीलन समिति, उससे मतभेद हो गया। तो ढाका अनुशीलन समिति ने इतना ग्रोथ किया कि इसकी खुद की 500 से अधिक ब्रांच खुल गई थी। और कलकत्ता के अंदर जो पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी, उससे इनका मतभेद आगे हो जाता है। ठीक है। तो ये बात हो गई ख़त्म, किसकी, ढाका अनुशीलन समिति की। अब दोबारा से बात करते हैं जुगांतर ग्रुप। जुगांतर ग्रुप, जुगांतर ग्रुप के एक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो। ये भी फ्रांस जाते हैं और बम बनाना सीख कर आते हैं। जैसे आपने पांडुरंग महादेव के बारे में सुना होगा, जब आपको नासिक षड्यंत्र में पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो वो भी जाते हैं फ्रांस, पेरिस में जाते हैं और बम बनाने की कला सीख के आते हैं। वैसे ही जुगांतर ग्रुप के सदस्य हेमचंद्र कानूनगो भी जाते हैं फ्रांस और बम बनाने की कला सीख कर आते हैं। उसके बाद मणिक तोला एक जगह थी, मणिक तोला या माणिक चंद्र भी उसको बोलते हैं। तो मणिक तोला में बम बनाने की एक फैक्ट्री खोल दी गई। मणिक तोला में एक बम बनाने की फैक्ट्री खोल दी गई। और जब बम बनने लग गए तो इन्होंने 3 प्लान किए, 3 लोगों के ऊपर बम फेंकने को सोचा। वो 3 प्लान क्या थे, अक्टूबर 1907 में जो बैम्पफील्ड फुलर था, ये कौन था, जो बंगाल था, बंगाल 2 भागों में बट गया था ना, एक ईस्ट था एक वेस्ट था। ईस्ट में मुस्लिम अधिक रहते थे, ईस्ट वाले में मुस्लिम मेजोरिटी में थे।
तो ईस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था बैमफील्ड फुलर। तो कहीं कहीं किताबों में ब्लूमफील्ड फुलर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम है बैम्पफील्ड फुलर। इसके ऊपर बम फेंकना का प्लान बनाया 1907 में अक्टूबर वाले महीने में, ये फेल हो गया। उसके बाद दिसंबर 1907 में एंड्रयू फ्रेजर, जो आपका वेस्ट बंगाल का गवर्नर था, जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था ना, तो पूरे बंगाल का गवर्नर कौन था? यही था एंड्रयू फ्रेजर, पूरे बंगाल का। लेकिन जब दो भागों में बांटा गया तो वेस्ट वाले का, पश्चिम वाले बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसको गवर्नर बना दिया गया? इस एंड्रयू फ्रेजर को। अब इस एंड्रयू फ्रेजर को मारने का प्लान किया गया, लेकिन ये भी फेल हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक जज था किंग्सफोर्ड, इस पर बम फेंकने का प्लान अप्रैल 1908 में बनाया गया, ये भी फेल हो गया। सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने की। तो इस घटना को कहते हैं मुजफ्फरपुर कांड कहते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र या मुजफ्फरपुर कांड कहते हैं, जो 1908 में मैंने बताया आपको, जो जज था किंग्सफोर्ड, इसको मारने का प्लान बनाया। तो अनुशीलन समिति कहें या जुगांतर ग्रुप कहें, तो जुगांतर ग्रुप ने दो लोगों को चुना, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये जज को मारने के लिए क्यों कहा गया किंग्सफोर्ड को? ये किंग्सफोर्ड तो अभी मुजफ्फरपुर में था ना, लेकिन इससे पहले ये कलकत्ता में जज हुआ करता था। जब भी इसकी अदालत में किसी क्रांतिकारी का मुकदमा आता था, मामला आता था, तो ये फटाफट उसकी सुनवाई करके उस क्रांतिकारी को कड़ी से कड़ी सज़ा फांसी पे चढ़ाने के लिए सोचता था। ये पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाह रहा था, बस ये है था कि भैया क्रांतिकारी का नाम आ गया तो ये जल्दी से जल्दी उनको फांसी पे लटकाना चाह रहा था। तो ये एक बदनाम जज था ये। अब इसका प्रमोशन हो गया था और ये आ गया था कहाँ? मुजफ्फरपुर, जो आज बिहार में है। वहाँ कलकत्ता से ट्रांसफ़र होके ये मुजफ्फरपुर में आ गया और ऊंची पोस्ट पे आ गया। सत्र न्यायाधीश इसको बना दिया गया। अब इसी को मारने का प्लान बनाया गया जुगांतर ग्रुप के द्वारा। 2 सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। अब मारने के लिए जाते हैं किंग्सफोर्ड को। किंग्सफोर्ड की गाड़ी आती है तो उस गाड़ी पर बम फेंकते हैं, बम फूट जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा हुआ था। उस गाड़ी में 2 यूरोपीय महिलाएं बैठी हुई थी, वो मर जाती हैं। अब इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार देते हैं और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं। 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी हो जाती है। बहुत कम उम्र में, 18 वर्ष की आयु लगभग थी, तो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी हमारे खुदीराम बोस साहब हैं। तो ये कौन सी घटना थी? ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र था। ठीक है, जो आपको पता है, दो यूरोपीय महिलाएं मरी थी, इनमें से एक माता थी, एक उसकी बेटी थी, और ये दोनों जानते हैं किससे संबंधित थी? वो एक अंग्रेज जिसका नाम था कैनेडी, उससे संबंधित थी। एक कैनेडी की वाइफ थी, एक उसकी बेटी थी। और कैनेडी जो हमारे भारतीय लोग थे उनसे अच्छी मतलब उसका सोच थी कि हमारे भारतीयों के प्रति अच्छा सोचता था। उसकी घर के 2 लोग मर जाते हैं इसमें। ये देखिए हमारे खुदीराम बोस हैं। ठीक, अब ये तो था भैया मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, ये समझ में आ गया। अब यहीं पर आपको मैंने बताया कि हेमचंद्र कानूनगो जो फ्रांस से बम बनाने के लिए जो है कला सीख कर आए थे, इन्होंने मनिकतोला में एक बम बनाने का फैक्ट्री खोल दी। किसने? युगांतर ग्रुप या अनुशीलन समिति ने। अब ये बाद में फैक्ट्री पकड़ी जाएगी, ये मणिकतोला में जो फैक्ट्री है वो पकड़ी जाएगी। पता क्यों पकड़ी जाएगी? क्योंकि जब ये लोग पकड़े गए, प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लिए,
खुदीराम पकड़े गए, मतलब मुजफ्फरपुर हत्याकांड हो गया, उसके बाद हर जगह छापे पड़ रहे थे। ऐसे ही छापा पड़ा अलीपुर में। अलीपुर के पास ही है मणिकतोला। मणिकतोला षड्यंत्र कहें या अलीपुर षड्यंत्र केस कहें, बात एक ही है। मई 1908 में ये मणिकतोला वाली जो फैक्ट्री है बम बनाने वाली, वो पकड़ी जाती है। लापरवाही से वहाँ बम फूट जाता है, तो आसपास लोगों को पता लग जाता है और वो बता देते हैं पुलिस को, और पुलिस छापे मार ही रही थी इधर उधर। तो जब ये मतलब मणिकतोला जो पकड़ा जाता है, तो इसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे वो सब पकड़े जाते हैं। अरविंद घोष को भी पकड़ लिया जाता है। अरविंद घोष, याद रखिए, क्रांतिकारी तो नहीं थे। ये कौन थे? ये जुड़े हुए थे आपके गरम दल के नेता थे ये। बारिंद्र घोष जिनके भाई थे वो पकड़े जाते हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त पकड़े जाते हैं। हेमचंद्र दास कानूनगो पकड़े जाते हैं। तो लगभग लगभग 34 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। तो CR दास बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, इनका नाम आगे भी आएगा कांग्रेस में, ठीक है। CR दास, स्वराज पार्टी जब बनाएंगे ये मोतीलाल नेहरू के साथ, इनका नाम आएगा। तो चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, चित्तरंजन दास के प्रयासों से, ये वकील थे बहुत बड़े, ये वकालत करते थे और इन्होंने पैरवी की थी अरविंद घोष की। तो अरविंद घोष को ये छुड़ा लेते हैं, अरविंद घोष बच जाते हैं इस अलीपुर षड्यंत्र केस में, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस या मणिकतोला षड्यंत्र केस समझ में आ गया होगा आपको। इसमें बच जाते हैं तो अरविंद घोष उसके बाद संन्यास ले लेते हैं, एक तरीके से चले जाते हैं पांडिचेरी। वहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं, उस आश्रम का नाम है ओरोविलो आश्रम। आज बहुत बड़ा वो घूमने फिरने का एक टूरिज्म केंद्र बन गया है, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर 1908 में अनुशीलन समिति को ही बैन कर दिया जाता है। एक कानून लाया जाता है 1908 में, अंडर क्रिमिनल लॉ। कानून का नाम था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। तो इसके माध्यम से अनुशीलन समिति को बैन कर दिया जाता है। तो ऐसी कौन सी किताबें या पत्रिकाएं थी जो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी, वो आपको बता देते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया अलीपुर षड्यंत्र केस या मणिकतोला षड्यंत्र केस, और इसके अलावा मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस क्या था वो समझ में आ गया होगा, आपको पूरी कहानी बता दी। अब लास्ट पॉइंट इस वीडियो का पढ़ते हैं कि बंगाल में जो क्रांतिकारी घटनाएं हुई, इसको प्रेरित करने वाली कौन कौन सी किताबें और पत्रिकाएं हैं। आनंद मठ, ये जो बुक है लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भवानी मंदिर जो पैम्पलेट था, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम पत्रिका, याद रखिएगा, है वंदे मातरम पत्रिका है, ये गाना नहीं है। वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। संध्या जो पुस्तक है, ये ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। वर्तमान रणनीति बहुत महत्वपूर्ण है, ये अरविंद घोष के भाई बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखिए। और बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो ख़त्म होता है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस क्या था समझ में आ गया, किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश थी जो जज था। उसके बाद मणिकतोला षड्यंत्र केस या मणिकतोला बम कांड आपको पता लग गया। मणिकतोला में फैक्ट्री थी वो पकड़ी जाती है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले वीडियो में पंजाब और दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन की घटनाएं पढ़ाऊंगा मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले एपिसोड में मिलूंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।